हेलो विद्यार्थी। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस के अनुसार सोशल साइंस के पहला विषय, किताब का नाम है इतिहास की दुनिया, भाग 2 का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। विद्यार्थी को पिछले कड़ी में हम बताए थे कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थी और शिक्षकों का साथ होना आवश्यक है। चूँकि विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ जब हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, विभिन्न प्रकार से उन्हें समझाया जाता है, उत्तर दिया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आज हम इस पाठ में, मतलब इतिहास का पहला पाठ, कक्षा 10 के लिए इतिहास का पहला पाठ है और इस पहला पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे। इसके पहले इस पाठ में कौन कौन से अध्ययन करना आवश्यक है, जरूरी है, पॉइंट आउट करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, वियना सम्मेलन, मेटरनिख जोग, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान में राष्ट्रीयता का विकास, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, ये सभी इसमें पढ़ना आवश्यक है जितना पाठ दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी देश की राष्ट्रीय चेतना का उदय को राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वैसी भावना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का एकीकरण का आभास होता हो, हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में चलते हैं, राष्ट्रवाद का विकास, बीजारोपण। राष्ट्रवाद का बीजारोपण, जैसा कि विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़े हैं, फ्रांस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में ही हो गया था। अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है, क्योंकि लुई 16वां के खिलाफ सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट हुए थे। अन्यायी शासक, निरंकुश शासक, दुराचारी शासक के खिलाफ में सभी ने मिलकर के उसे हटाया था। ऐसी भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही माना जाता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? तो विद्यार्थी ये समझ लें, कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप विजेता बनना चाहता था। वह यूरोप विजय अभियान शुरू किया और बहुत हद तक सफलता भी मिली। 1804 में उसने नेपोलियन कोड जारी किया, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उसने एक शासन सूत्र में बांधने का प्रयास किया, एक संविधान लागू करने का प्रयास किया। उसने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। कई छोटे बड़े राज्यों में, रियासतों में जर्मन बटा हुआ था, उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट के यूरोप विजय अभियान से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास माना जाता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन करने के लिए, हराने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था किया गया। महाद्वीपीय व्यवस्था से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ। तो हम अगली कड़ी में इस पाठ के इस पाठ में कहना ये चाहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पूरे यूरोप के पुरातन राजवंशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं या वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था
लोकतंत्र का गला घोटना, राष्ट्रवाद के विकास को अवरुद्ध करना। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो राष्ट्रवादी भावना का विकास किया गया था उसको तोड़ना, हर हालत में यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का विकास को रोकना, जिसका नेतृत्व तो खुद मेटरनिख कर रहा था। यहाँ से शुरू होता है यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग, अर्थात 1815 से 1848 तक के काल को यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में क्या हुआ? मेटरनिख ही बोलबाला था। मेटरनिख ने सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में, प्रमुख राष्ट्रों में अपने मन के मुताबिक पुरातन राजवंशों के शासन सौंप दिया। इसलिए यहां से शुरू होता है मेटरनिख युग। मेटरनिख जैसा चाहता था वैसा लोगों से करवाता था। अपने मेटरनिख युग में मेटरनिख ने एक दमनात्मक कानून, दमनकारी कानून, कालस्वाद तक का भी सहारा लिया। इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिख युग का प्रश्न आता है विद्यार्थी, तो वियना सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के अनुसार इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई राज्यों में खंडित किया। सिसिली और नेपल्स पर बोर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड के अधीन कर दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया और फ्रांस में बोर्बो राजवंश के शासक लुई 18वां को सौंपा गया। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे लुई 16वां। यहाँ लुई 18वां जो बोर्बो राजवंश का है, जो पुरातन राजवंश है, जिसे मेटरनिख ने शासन सौंपा। लुई 18वां बदलती हुई परिस्थिति को समझा था, इसीलिए उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया। अर्थात वो लोकतंत्र का गला घोटने में सफल नहीं हो सका, वह बल्कि लोकतंत्र के क्षेत्र में और प्रयास किया विकास होने का। उसके बाद में वहाँ शासक बोर्बो राजवंश का ही चार्ल्स 10वां को बनाया गया। चार्ल्स 10वां घोर प्रतिक्रियावादी नीति का व्यक्ति था, इसलिए अपने कार्य को संपादित करने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी नीति के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया, जिसका नाम था पोलैग्नेक। पोलैग्नेक के माध्यम से उसने 4 अध्यादेश जारी करवाकर लुई 18वां द्वारा किया गया संवैधानिक सुधार को हनन करने का प्रयास किया। परिणाम क्या निकला? पूरे फ्रांस में अराजकता व्याप्त हो गई, पूरे फ्रांस में विरोध होने लगा, पूरे फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी आ गई। अंततः चार्ल्स 10वां को गद्दी छोड़ना पड़ा। जुलाई 1830 की गद्दी छोड़ दिया। इसी घटना को फ्रांस के इतिहास में जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके बाद में फ्रांस में बोर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। अब वहाँ नए वंश, एरलेंस वंश का शासक लुई फिलिप को बनाया गया। लुई फिलिप उदारवादी था, परंतु अधिक महत्वाकांक्षी था। वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। उसे लोकतंत्र का गला घोटना था, राष्ट्रवादी भावना के विकास को रोकना था। इसलिए उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री बनते ही पूरे फ्रांस में विरोध होने लगा, अराजकता व्याप्त हो गई, भूखमरी आ गई। थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया गया। उस विशाल भोज में जगह जगह पर अवरोध पैदा किए। अंततः 1848 में लुई फिलिप गद्दी छोड़ दिया। इसी घटना को फ्रांस के इतिहास में 1848 की क्रांति कहते हैं। अगला है
इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण विद्यार्थी को बता दें कि वर्तमान समय में इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली के एकीकरण के लिए चूंकि मेटरनिख वियना सम्मेलन के अनुसार इटली को कई खंडों में बांटे हुए था, जर्मनी को कई खंडों में विभाजित किया गया था, इसलिए इन दोनों का एकीकरण करना था। और दोनों के एकीकरण विद्यार्थी को ख्याल करने के लिए बता दें कि 1871 में ही इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ है। याद करने के लिए ऐसा बता रहे। तो दोनों के एकीकरण में मतलब इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूनान सभी में राष्ट्रवादी भावना का विकास का एकमात्र विरोधी था, तो वह था ऑस्ट्रिया और कह सकते हैं मेटरनिख। तो इस प्रकार से इटली के एकीकरण में 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है। वह कौन है? 3 राष्ट्रवादी हैं और एक शासक है। 3 राष्ट्रवादी कौन कौन है? तो जोसेफ मैजनी, काउंट कावूर, गैरीवाल्डी ये राष्ट्रवादी थे। और सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल, जिसमें राष्ट्रवादी भावना कुट कुट कर भरा हुआ था, वह हर हालत में इटली का एकीकरण चाहता था। तो इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति, जोसेफ मैजनी जो साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था, लेकिन व्यवहारिक गुण की कमी थी। फिर भी उसने 1831 ईस्वी में युवाओं की एकताबद्ध करने के लिए यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किया और इटली की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1834 ईस्वी में एक यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन किया। फिर भी यह विफल रहा। सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल सफल कूटनीतिज्ञ काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। वह इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था, इसीलिए उसने विदेशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फ्रांस से दोस्ती कर लिया। हालांकि इटली का एकीकरण पूर्ण होते काउंट कावूर नहीं देख सका। वह अपनी प्रमुख भूमिका से मध्य इटली का एकीकरण करने में सफल हासिल किया। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। दक्षिणी इटली के रियासतों को एकीकरण करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला राष्ट्रवादी था गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांति का पक्षधर था। वह पेशे से नाविक था। वह अपना संपत्ति राष्ट्र के नाम से न्यौछावर कर एक साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी की खूब चर्चा की और कहा है कि राष्ट्रवादी हो तो गैरीवाल्डी जैसे हो। वह उसका पेशा था नाविक। वह दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और वह विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। जैसे विक्टर इमैनुएल से मुलाकात हुई और वह जो है अपना शासन विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण के बाद में जर्मन का एकीकरण है। जर्मन की एकीकरण करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क था। विद्यार्थी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, वही बिस्मार्क जो प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान में गुप्त संधि का जन्मदाता माना जाता था। बिस्मार्क वही था। जर्मन के एकीकरण में व्यापारियों की भी भूमिका रही है, कवियों की भी भूमिका रही है, दार्शनिकों की भी भूमिका रही। व्यापारियों ने एक व्यापारिक संघ बनाया था, जालवेरिन नामक एक व्यापारिक संघ बनाया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का विकास करना था। जर्मनी में एक प्रसा क्षेत्र था
प्रसा का शासक था फ्रेडरिक का देहांत होने के बाद में उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। उसमें राष्ट्रवादी भावना कुट-कुट कर भरा हुआ था। इसलिए जर्मनी के एकीकरण करने के लिए वह सफल कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क को बनते ही पूरे जर्मनवासी में खुशी का लहर दौड़ गया, क्योंकि बिस्मार्क पहले से ही जर्मन में लोकप्रिय था। उत्तरी जर्मन में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था और कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा मंडल का नाम था डायट, और डायट में ये हमेशा प्रतिनिधि सदस्य हुआ करता था, और जब भी सदस्य बनता था तो ये अच्छा कार्य करता था, इसलिए प्रभावित था, लोग इससे प्रभावित थे। इसे प्रधानमंत्री बनते ही जर्मन में खुशी का लहर दौड़ गया। बिस्मार्क जानता था कि बिना सैन्य बल का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए जर्मन में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। वह ये भी जानता था कि बिना विदेशी सहायता से जर्मन का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसीलिए उसने इटली से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वह अपने कूटनीति चाल में सफल भी हो गया, दोनों से दोस्ती भी कर लिया, और उसकी कुटिल चाल से, चूंकि वह प्रसा का सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर दिया, अनिवार्य सैन्य बल लागू कर दिया, विदेशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो ये सफल कूटनीति चाल से ऑस्ट्रिया ने सेडोवा के मैदान में युद्ध की घोषणा कर दी। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। कहां में? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। इसमें फ्रांस की सेना अपना प्रसा की ओर से उतार दिया। ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया। इसी प्रकार से बिस्मार्क की कुटिल चाल से 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हो गया, क्योंकि फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ाने पर बिस्मार्क ने कुछ क्षेत्र देने के लिए बात कहा था, दिया भी था। तो जब तक वो क्षेत्र जर्मन में मिलेगा नहीं, तब तक जर्मन का एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए फ्रांस को भी हराना था। तो सेडान के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार हो गया। अंततः प्रसा मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और इस संधि के साथ फ्रांस प्रसा से मतलब जर्मन से हट गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिस्मार्क की कुटिल चाल से, बिस्मार्क की अथक प्रयास से 1871 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस पाठ में अगला है यूनान। यूनान में राष्ट्रीयता का विकास। यूनान जो कभी विश्व इतिहास को सभ्यता दिया था, आज वह किसी के चंगुल में है। आज वह मिस्र और तुर्की से प्रभावित है। यूनान की स्वतंत्रता के लिए, यूनान की सहायता के लिए इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना और रूस की सेना इकट्ठा हुआ। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा यूनानी राष्ट्रवादियों की कई बातें मान ली गई। अंततः 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और बवेरिया का शासक ओटो को यूनान का सम्राट बनाया गया। इसी प्रकार से अगला है हंगरी।
हंगरी में भी राष्ट्रीयता के भावना का विकास हुआ। वहां कोसुथ और फ्रांसिस डिक के नेतृत्व में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। वहां वर्गविहीन समाज का, क्लासलेस सोसाइटी का स्थापना किया गया। अंततः 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली और प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष बैठक बैठाने की भी बात स्वीकार कर ली। इसी प्रकार से पोलैंड है, बोहेमिया है, ये सभी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस प्रकार से विद्यार्थी को हम बता दें कि ये सिर्फ मेरी बात, और इस पाठ में बहुत संक्षेपण करके बताया गया है और संक्षेपण भी किया गया। संक्षेपण होता है गागर में सागर भरना। मैं प्रयास किया हूं कि इसी तरह के संक्षेप में, शॉर्ट में सभी तरह के बातों को समझाया जाए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक विद्यार्थी और शिक्षक आमना सामना नहीं रहेंगे, सामने सामने बैठेंगे, तो प्रभावी शिक्षण कार्य होगा। तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं है, भूल हो सकती है, कहीं छूट सकता है, लेकिन प्रयास किया गया है कि सभी बिंदुओं को टच किया जाए। तो विद्यार्थी जब भी इसका अध्ययन करेंगे तो किताब खोलेंगे, किताब को साथ में रखेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो को रोक रोक करके किताब में देखेंगे, क्योंकि सारी बातों की जानकारी तो इस पाठ के माध्यम से हो नहीं सकती है, इस ऑनलाइन के माध्यम से नहीं संभव है। विद्यार्थी को सामने होना पड़ेगा, शिक्षकों के सामने होना पड़ेगा। तो मैं विद्यार्थी से ये बात बोलूं कि इस पाठ में इतना ही है, और हम प्रयास करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले सभी पाठ का कुछ क्वेश्चन गेस करूंगा। लेकिन ये भी बात समझेंगे कि अगर इस पाठ में विद्यार्थी एक लाइन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लाइन ऐसा बोला गया है जो उसमें कितने क्वेश्चन और आंसर हैं। कभी क्वेश्चन ही आंसर बन जाता है, कभी आंसर ही क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर है। एक एक लाइन पर विद्यार्थी ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं इसमें। तो विद्यार्थी पढ़ेंगे, हो सकता है कोई बिंदु छूटा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अध्ययन करने से